एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अभी आवाज आपको आ रही होगी, कुछ तो वॉइस का इशू था। होपफुली आप सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं। ठीक है। हाँ, किसी को तो जानना है कि शक्ति कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इरिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन एंड सेंट्रेशन। अभी बात करते हैं इस पर, डोंट वरी। ठीक है। आज हम प्याजे को कंप्लीट कर लेंगे हर हाल में, और फिर हम कल वाइगॉस्की करने वाले हैं। फिर आपकी क्लासेस जो है वो यहाँ तक अलग अलग चले जाएंगी। एक कोलबर्ग की थियरी और बचेगी। आपने डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन इरिवर्सिबिलिटी, जिसको अपरिवर्तनशीलता कह सकते हो, इरिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, और तीसरी चीज है आपकी कंजर्वेशन, संरक्षण कहते हैं इसको। उसको अपलटावी का गुण भी बोल देते हैं। कंजर्वेशन, संरक्षण, और तीसरी चीज आप पूछ रहे हैं सेंट्रेशन, और इसका ऑपोजिट होता है डिसेंट्रेशन, और इरिवर्सिबिलिटी का ऑपोजिट होता है रिवर्सिबिलिटी। ठीक है जी। तो समझते हैं कहानी है क्या। सिंपल सी बात है। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है यहां जो जब बच्चा मेंटल एक्शंस को रिवर्स ना कर पाना, यानी कांट रिवर्स मेंटल ऑपरेशंस या मेंटल प्रोसेस ऑपरेशंस। मतलब क्या हुआ भाई, मैं 2 into 4 8 होता है, और 4 2 8, यानी ये तो बहुत ही आसान एग्जांपल हो गया इस चीज का। इसमें कई बार डिफिकल्टी होती है अलग अलग तरीके से। 8 होता है, 4 2 भी 8 ही होगा, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1 से 100, 100 से 1, घर से स्कूल जाने का रास्ता, स्कूल से घर आने का रास्ता। बर्फ पानी बन सकता है, पानी बर्फ बन सकता है। ये क्या है? इरिवर्सिबिलिटी है कि रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं आप मेंटल एक्शंस को। ठीक है बात। जो भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनको ब्रेन में नहीं रिवर्स कर पा रहे हैं। सेंट्रेशन एक चीज है जब आप किसी भी एक एस्पेक्ट पे फोकस्ड ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ थिंग, फोकस्ड ऑन ओनली one aspect of a thing and ignoring the other aspect of a situation कह लीजिए, या फिर आसान भाषा में एक चीज या वस्तु कह सकते हैं, थिंग कह सकते हैं। ठीक। सेंट्रेशन का मतलब है केंद्रीकरण, यानी आप केंद्रित हैं। अगर आप इस बॉटल को देख रहे हैं तो आप इस बॉटल के हाइट को ही देख रहे हैं, इसके कलर पे ही ध्यान है, ये नहीं देख रहे इसकी शेप क्या है, इसके और क्या क्या यूजेज हो सकते हैं, क्या कितना इसके अंदर वॉल्यूम यानी पानी की मात्रा कितनी हो सकती है। यानी आप सेंटर्ड हैं किसी भी एक चीज के ऊपर। कंजर्वेशन में रिवर्सिबिलिटी भी चाहिए आपको, और डिसेंट्रेशन का गुण भी चाहिए। स्पेशली डिसेंट्रेशन के बिना कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको किसी एक चीज के अलग अलग पक्षों को देखना पड़ेगा। मतलब भाई इस ग्लास से चाहे मैं इस ग्लास में डालूं, बात क्या है, बराबर ही है। यानी डिसेंटर करना पड़ेगा कि इसकी हाइट बेशक ज्यादा है लेकिन उसकी चौड़ाई ज्यादा है, यानी आपने डिसेंटर किया, विकेंद्रीकरण हुआ। पता चल जाएगा कि जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, वो चेंज नहीं होता। शेप और साइज के चेंज होने से, शेप साइज चेंज हो गए, क्या हो गए, चेंज हो गए, बट वॉल्यूम या अमाउंट में चेंज नहीं आया। 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा शेप और साइज के बदलने से। बात ठीक है या नहीं है? तबीयत ठीक ही है भाई? थोड़ी बहुत थकान चलती रहती है यार। मैं सोचती हूँ सैटरडे इसको ऑफ रखें। आपका तो ऑफ होता है, बट मेरा ऑफ किसी ही दिन रेयर हो पाता है। उस चक्कर में खैर ये भी हो जाएगा। हाँ हाँ, अतुल बाइलिंगुअल भी बताया जा रहा है, हर दिन सेम बात बताई जा रही है, फिर भी आप लोग इतने दुखी हो जाते हैं। ये कोई लिख के नहीं, ये ऑलरेडी जब आपको ये मिल रहा होगा कि रिवर्सिबिलिटी क्या है, उसमें लिखा होगा हिंदी इंग्लिश दोनों। ठीक है ना। तो ये तो आपको अभी समझाने के लिए है। अब इसको अपलटावी लिख दूं मैं तो क्या कहते हो, ज्यादा समझ में आ जाएगा। संरक्षण लिख दूं, मैं बोल देती हूँ ना, लिख लो। हिंदी में बताया जा रहा है ना, हिंदी में एक एक शब्द लिखा भी जाएगा दोनों में ही, तो वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। सेंट्रेशन को केंद्रीकरण कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है। कांट रिवर्स मेंटल ऑपरेशंस का मतलब है कि अपने जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनको, या मानसिक प्रक्रियाओं को
पलट ना पाने की क्षमता या अक्षमता है एक तरह से। डिसेंटर करना या कंजर्वेशन संरक्षण में क्या होता है कि आकार और प्रकार के बदलने से जो मात्रा है वो परिवर्तित नहीं होती, लिख सकते हो कहीं। फिर बात कर रहे हैं सेंट्रेशन की। तो सेंट्रेशन है कि बच्चे का पूरा ध्यान एक ही पक्ष पे केंद्रित है, किसी एक वस्तु के या स्थिति के, ये सेंट्रेशन है। लिख लो हिंदी में, एक लाइन ही तो लिखनी है, ठीक है ना। तो बेसिक सी बात हो गई। अगर हम बात करते हैं यहां, तो ये हम समझ पा रहे हैं यहां कि ये सब कब होता है, कंजर्वेशन की कमी है, लैक है, ये सब आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। लेकिन कंजर्वेशन अचीव कब होगा, तो वो होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। डी सेंटर कब कर पाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थर्ड स्टेज। ये इरिवर्सिबिलिटी, सेंट्रेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन प्री ऑपरेशनल में होता है, इसकी कमी जो है। ठीक, खैर आते हैं, ये तो रिवीजन के लिए आपके काम आया। ये कंजर्वेशन यानी संरक्षण का एक उदाहरण है कि आप जब इन बॉल्स को एक साथ रख रहे हैं या लड्डू है मान लीजिए, तो बच्चे को लग रहा है यार ये कम है, लेकिन ये जब आपने दूर दूर रख दिए तो आपको लग रहा है ये ज्यादा है, ये वाली लाइन जो है वो बड़ी है और वो छोटा है, जबकि अमाउंट जो है वो सेम है, बस शेप और साइज में अंतर आया है। ये कब अचीव हो गया, 7 से 11 वर्ष में बच्चे के अंदर संरक्षण आ गया है। लैक ऑफ कंजर्वेशन कब था, इससे पहली स्टेज में। ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। ये भी एक उदाहरण है कंजर्वेशन का कि बच्चा डिसेंटर अब तक नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो कर पाएगा। ठीक है जी। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहां, तो ये उदाहरण है, एक 2 ग्लासेस में बराबर पानी है, एक ग्लास से, इसी एक ग्लास से इसमें पोर कर दिया गया, यानी पानी को डाल दिया गया एक बड़ी ट्यूब में जो पतली है और लंबी है, दूसरे ग्लास में ऐसे ही छोड़ दिया गया। बच्चे से पूछा किसमें ज्यादा है, अब उसने कहा यार इसमें ज्यादा है, क्योंकि ये उसको लंबा नजर आ रहा है। अगर बच्चा ये बताता है कि इसमें ज्यादा है पतले वाले में और इसमें कम है, जबकि दोनों में बराबर है, इसका मतलब बच्चा किस स्टेज में होगा, बताओ फटाफट से, किस स्टेज में होगा बच्चा, प्री ऑपरेशनल में होगा। यानी रिवर्स नहीं कर पा रहा मेंटल ऑपरेशंस को, डिसेंटर नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ इसकी हाइट पे ध्यान दे रहा है, उसकी ये नहीं देख रहा कि इसकी चौड़ाई कम है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये लिमिटेशन है इस स्टेज की। 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, राइट, पूर्व संक्रियात्मक। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये लैक ऑफ कंजर्वेशन है, रिवर्सिबिलिटी नहीं हो रही है, डिसेंटर नहीं कर पा रहा है बच्चा। रिवर्स करना तो फिर भी संभव, क्या ही कहीं, रिवर्स भी नहीं कर पा रहा है, डिसेंटर भी नहीं कर पा रहा। तो कंजर्वेशन में जो है वो डिसेंटर ना करने की वजह से, यानी बच्चे का ध्यान सेंटर्ड होने की वजह से एक चीज पे दिक्कत आती है। ठीक, जब ये अचीव हो जाएगा, कह देगा दोनों में बराबर है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगी, हम कह देंगे संरक्षण आ गया, कंजर्वेशन अचीव हो गया। आते हैं लास्ट स्टेज पे, जो है फोर्थ स्टेज। ये ज्यादा बड़ी नहीं है, इसमें कुछ ही काम की चीजें होती हैं, वो समझते हैं। अगर हम बात करें, कल की क्लास अगर नहीं देखिए तो आज समझ में नहीं आएगा, इतना निश्चित है ना। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। फॉर्मल का मतलब ही होता है औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक, संक्रियात्मक अवस्था। 11 ईयर्स एंड अबव, कई लोग 11 से 15 भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, 11 से 15 भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है बात। अगर हम बात करते हैं यहां आपकी आखिरी स्टेज की, जो कि फोर्थ एंड फाइनल स्टेज है, SPCF, यही 4 स्टेजेस थी ना, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। हाँ, क्वेश्चंस करेंगे आज हम इसके, कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ लास्ट स्टेज की, जो कि है फॉर्मल ऑपरेशनल, इससे पहले की स्टेजेस हम खूब अच्छे से कर चुके हैं, बस आपको रिवीजन उनका कर लेना है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है भाई, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 ईयर्स एंड अबव या 11 से 15 वर्ष आप लिख सकते हो। इसको हिंदी में कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, संक्रियात्मक का मतलब क्या है, ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या है, लॉजिक अवस्था। यहां पे एक चीज होगी, हमने देख लिया था कि बच्चे में कॉन्क्रीट चीजों के प्रति, मूर्त चीजों के प्रति लॉजिक, यानी कि हेलो कमल,
लॉजिक यानी तर्क आ जाता है। तर्क सबसे पहली बार कब आता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशन में लॉजिक आता है। किस चीज के बारे में आता है? कॉन्क्रीट चीजों के बारे में। लेकिन यहाँ पे तर्क किसके बारे में? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है वो इस उम्र में बच्चा करने लग जाएगा। यानी अमूर्त तर्क, जो चीजें सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच पाएगा, है ना। अमूर्त तर्क, एब्स्ट्रैक्ट चीजें जिसमें इमेजिनेशन लगेगी, जो आइडियाज में हो सकता है आपके। ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ जाएगी यहां पे। दूसरी चीज होती है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिको डिडक्टिव यानी इंडक्टिव रीजनिंग मैंने बताई थी आपको, आ जाती है कहां? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक, निगमनात्मक, डिडक्टिव को निगमनात्मक बोलते हैं, तर्क। यानी कैसा तर्क? जो रूल से एग्जाम्पल की तरफ भी जा सकता है। हाइपोथेसिस होती है परिकल्पना, कोई चीज क्यों हुई उसके पीछे की हाइपोथेसिस। शिवानी कह रही है जैसे आपको देखे बिना भी बता देते हैं कि हिमांशु में बढ़िया पढ़ाती हैं, तो अमूर्त हो गया है। चलिए खैर, उसमें कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस आपका कुछ रहा होगा। तो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क की अगर हम बात करें तो ये क्या है कि आप हाइपोथेसिस बिठा सकते हैं कि यार इकोनॉमी में अगर महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, या फिर इतने परसेंट ही लोग हैं या विमेन हैं जो क्या कर पा रही हैं? पार्टिसिपेट कर पा रही हैं, जो वर्किंग हैं। बहुत सारी महिलाएं शादी के बाद नौकरी छोड़ देती हैं, बहुत सारी महिलाएं शादी पहले ही कर लेती हैं, नौकरी तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, या तरह तरह की बातें। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे भारत में जो वुमेन वर्क फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का, वो कम है। और अगर ये बढ़ जाए तो हमारी जो जीडीपी है वो अपने आप ही बेहतर की तरफ चली जाएगी। ऑफकोर्स अगर घर में 100 रुपए का खर्चा है और 50 रुपए या 70 रुपए कोई एक व्यक्ति कमाता है, दो लोग ज्यादा कमाने लग जाए तो क्या होगा? घर में ज्यादा चीजें आ पाएंगी, ज्यादा बेहतर एजुकेशन हो पाएगी, बहुत सारी चीजें, ये अलग अलग इस पे चीजें हो सकती है। अब ये अलग अलग लोग अलग अलग हाइपोथेसिस देंगे। कई लोग ऐसे भी हाइपोथेसिस दे सकते हैं कि नहीं नहीं यार, ये तो इनको आजादी मिलेगी तो ये होगा वो होगा, बाहर जाएंगी तो बच्चों का ध्यान नहीं रख पाएंगे, जबकि उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये क्या हुआ? परिकल्पनाएं हैं। यानी हमारे पास जो भी एविडेंस है उसके आधार पर हम क्या है, सोच करके पहले से ही हाइपोथेसाइज कर रहे हैं, परिकल्पना बना रहे हैं कि ये समस्या आज है तो इसके पीछे प्रोबेबल रीजंस क्या रहे होंगे। फिर हम डिडक्टिव रीजनिंग लेके आ रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा वो मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमी को बचाया 1992 में, बहुत बड़ा काम किया। तो ये हायर लेवल की थिंकिंग है, ये जस्ट इतनी नहीं है। ये तो मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया। तो ये इकोनॉमिस्ट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये लोग इस हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल कर पाते हैं, जो किसी चीज को पहले से देख के समझ के उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस, उस पे इमेजिनेशन, उस पे डिडक्टिव रीजनिंग, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। मतलब ये जब आप थियरम प्रूव कर रहे होते हैं या फिर आप फिजिक्स में कुछ पढ़ रहे हैं हायर लेवल पे, तो उसमें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग लगती है। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आनी शुरू हो जाती है। हर किसी में आए जरूर नहीं है, बट हाँ अगर ठीक से आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है तो ये आ जाएगी। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज किसी में किसी कम लेवल की होगी, किसी में ज्यादा की होगी। ठीक, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, मैक्सिमम जो आपका ब्रेन का डेवलपमेंट है, यानी संज्ञानात्मक क्षमताओं का डेवलपमेंट, वो हो जाता है। अमूर्त चिंतन कह लीजिए इसमें, वो आ जाएगा। यानी जो आइडियाज हैं, जो चीजें सामने नहीं है, उस पर भी व्यक्ति सोच पाएगा कि यार ये मेरी बहन है, इसको तो आप खराब स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मेरे मुकाबले मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर आप एक घर में बच्चे बेटे हैं तो अब उसका वो आप उस पर सोच पा रहे हैं। जो अमूर्त चीजें जो दिख नहीं रही है उसके पीछे की बात भी आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल और आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग दोनों आ जाती है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। इसके अलावा एक चीज होती है अडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। अडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, अडोलेसेंट समझते हैं, किशोरावस्था में अहम केंद्रिता है ये किशोरावस्था की, किशोरावस्था की अहम केंद्रिता। मतलब बच्चे को लगता है, इमेजिनरी ऑडियंस उसको महसूस हो सकती है कि हर कोई मुझे ही देख रहा है। मैं अगर किसी पार्टी में गया हूं तो सबका ध्यान मुझ पे है, मेरे पास बाइक कौन सी है, सबका ध्यान उस चीज पे है।
ठीक, तो ये एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म यानी ये जो टीन एज होती है 11 से 15, 12 से 13 टू 19 हम लेकर के चलते हैं, तो इस स्टेज में ये भी आ जाता है कि बच्चा अगेन ईगोसेंट्रिक है। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, भाई एक पिंपल हो गया तो सबका ध्यान उस पिंपल पे ही होगा, जैसे सब पूरी दुनिया आप ही को देख रही है। अगर आप किसी शादी में गए, किसी पार्टी में गए, कहीं स्कूल में गए, बेइज्जती हो गई एक दिन, तो जैसे सबको आप ही के बारे में याद रहेगा, 4 दिन याद रखेंगे, भूल जाएंगे। लेकिन एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा अपनी बेइज्जती और इज्जत ज्यादा सोचते हैं, उनको लगता है सबका ध्यान उन पे ही केंद्रित है। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। एक इमेजिनरी ऑडियंस का कॉन्सेप्ट है। इमेजिनरी ऑडियंस यानी बच्चे को लगता है या इस उम्र के व्यक्ति को लगता है कि कोई इमेजिनरी ऑडियंस है जो उन्हें हर टाइम देख रही है। काल्पनिक दर्शक कह सकते हो आप इसको। ठीक है, मैनेज कीजिए आपका जो भी नाम है, अजय के नाम से आप कह रहे हैं ना कि आप पुलिस में हैं और 10 मंथ्स का आपका बच्चा है, नौकरी छोड़ना चाहते हैं, पेड लीव ले लीजिए, सॉरी अनपेड कहते हैं ना, जो भी कहेंगे, विदाउट पे हो जाइए, कोई और तरीका ढूंढिए, मैटरनिटी लीव ले लीजिए, कुछ और सोचिए, नौकरी मत छोड़िए, है ना। मेरी तो यही सलाह रहेगी। बाकी घर वालों की सहायता लीजिए, किसी नैनी की सहायता लीजिए, है ना। आप जितना समय उनको दे पा रही हैं दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए। थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, सब कुछ आइडियल नहीं होता। जो लोग वर्किंग होते हैं, जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, वो सब कुछ आइडियल नहीं होता, लेकिन उसका एक फायदा कह लीजिए आप या नुकसान, बच्चे भी थोड़े इंडिपेंडेंट जल्दी होते हैं बाकी लोगों के मुकाबले। मतलब ऐसा फैक्ट नहीं है ये, बट देखा जाता है ना थोड़ा। तो ऐसे तो फिर हर कोई काम छोड़ देगा, कैसे चलेगा। बाकी आपका निजी मामला है। देखिए, तो अगर हम बात करें, ये क्या हुआ, काल्पनिक दर्शक। क्या आपको लग रहा है कि हर टाइम आप पे किसी की नजर है, सर्विलेंस में है, आप अंडर सर्विलेंस है। ठीक है, ये भी इस अवस्था में ज्यादा एक्टिव हो जाती है चीज। तो यही 2-3 चीजें जो इस अवस्था के बारे में आपको ध्यान रखनी है। एक तो अमूर्त चिंतन आ जाएगा बच्चे में। तो अगर पूछ ले लॉजिक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थॉट, लिखा होगा लॉजिक आ जाता है, लेकिन आगे लिखा होगा एब्स्ट्रैक्ट थॉट, अमूर्त बातों के बारे में, तो फिर स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाएगी। अगर लॉजिक लिखा हो, खाली लॉजिक लिखा है, सिर्फ लॉजिक लिखा है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स, जिनको मूर्त चीजें, जिनको टच फील किया जा सकता है, देखा जा सकता है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर लिया तो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड कभी भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के लिए नहीं होगा। ठीक है जी। फिर आता है हाइपोथेटिको, हाँ रीड का बैच आता है भाई। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग मैंने आपको बताया हायर लेवल थिंकिंग है, जिसमें आप साइंटिस्ट में होती है, इकोनॉमिस्ट में होती है, आप कोई फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई इकोनॉमिक्स का कुछ सीख रहे हैं, जो हायर लेवल थिंकिंग वहां यूज होती है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड तो कहते हैं, बट वो पियाजे की भाषा में नहीं है, वो स्टैनली हॉल कहते हैं। तो हम अगर इसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहें और क्वेश्चंस पे आए, तो हम देखेंगे सेंसरी मोटर स्टेज हमने पढ़ी थी, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ठीक है ना, सेंसरी मोटर स्टेज हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा या बच्ची अब धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ सेंसरी मोटर यानी इंद्रिय गामक या संवेदी परख, जन्म से 2 वर्ष यहाँ लिखा हुआ है, बर्थ टू 2 years, क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस, यानी जो उसकी एक्शंस हैं, एक्शंस समझ रहे हैं आप, यानी जो क्रियाएं हैं, चलना फिरना दौड़ना भागना, और अपने 5 सेंसेस, देखना सुनना टच करना फील करना, बेसिकली अपने 5 सेंसेस, अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने हाथों से सोचता है और फिजिकल एक्टिविटी करके सीखता है। सेंसरी प्लस मोटर इसीलिए कहा गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं पढ़ना इसके अलावा हनीफा, सीटेट में तो स्पेशली। और किसी बैच में तो हम ये भी कहते हैं कि चलो ठीक है एक्स्ट्रा में पढ़ लो। हाँ कल हुई थी क्लास भाई। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इसमें दुनिया की समझ कैसे बनाएगा, लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजेस के थ्रू, यानी सिंबॉलिक स्टेज है और इमेजेस के थ्रू जो है बच्चा वो समझ पाएगा, मेंटल इमेजेस बनाएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 12 मूर्त संक्रियात्मक, इसमें लॉजिकल थिंकिंग और कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन करके समझेगा दुनिया को। 12 साल के बाद या 11 साल के बाद भी फॉर्मल ऑपरेशनल शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें 7 से 11 है जो एनसीईआरटी फॉलो करती है,
फर्क नहीं पड़ता, 1 साल इधर उधर, ऐसा कभी आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड थ्रू हाइपोथेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग। तो साइंटिफिक रीजनिंग जो है, वैज्ञानिक तर्क जो है इस उम्र में डेवलप होता है बच्चे में, और वो चीजें सीख जाता है। क्लियर है? कोई कह रहा है फॉर्मल वाली तो काफी मॉडर्न है। हाँ, बड़ी हो गई ना, फैशन सेंस एंड ऑल, आपको बताइए, एडोलसेंट, ईगोसेंट्रिज्म, ठीक, ये सब बातें हम कर चुके हैं, ये बस आपके रेफरेंस के लिए है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी जो हमने पढ़ी हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, और जन्म से 2 वर्ष में सेंसरी मोटर में। कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स एंड एक्ट्स इंटेंशनली, यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जिसको हम कह रहे हैं सेंसरी मोटर में। लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, प्री ऑपरेशनल, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है ना, दूसरों के व्यू पॉइंट को नहीं समझ पाता, वो माउंटेन वाला एग्जांपल याद रखिएगा। क्लासिफाइड ऑब्जेक्ट्स बाय सिंगल फीचर दैट इज कलर, यानी प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं आता, बट कलर वलर के एक आध लक्षण के आधार पर पहचान लेता है बच्चा। प्रॉपर क्लासिफिकेशन जो आता है वो आपको पता है सीसीएस, कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 11 में। लॉजिकल थिंकिंग, कंजर्वेशन आ जाएगा, नंबर, मास एंड वेट का कॉन्सेप्ट समझने लग जाएगा। क्लासिफिकेशन आ जाती है, अलग अलग फीचर के आधार पे, कलर के आधार पे अलग से वर्गीकृत कर देगा किसी चीज को, शेप के आधार पे अलग से कर देगा, वेट के आधार पे अलग से कर देगा, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 साल से ऊपर की बात है। लॉजिकल थिंकिंग अमूर्त चीजों के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशंस के बारे में। हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है, फ्यूचर के बारे में सोच पाता है, करियर के बारे में सोच पाएगा, हाइपोथेसिस और टेस्ट कर पाएगा कि इसका प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है, और इसको करके देखते हैं। तो ये एक बेसिक बात हो गई। ये सब आपको इसी पीडीएफ में कल लिखे हुए मिल जाएगा, है ना। ये पीडीएफ आपको ये मिल चुका होगा कल, ये आप मानिए। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीजें भी लिखवाई गई हैं वो सब इसी में पीएनजी में आपको एज इट इज मिल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। ये शायद मैंने आपको कराया है, बट फिर भी चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताना एक बार हुआ है कि नहीं। फटाफट से कुछ क्वेश्चंस इस थियरी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, बताइए। गरिमा ब्रेन रिलेट कर देता है उनको। ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है 2 से 7 वर्ष में, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है ना। बताइए फटाफट से। अच्छा, मौफिदुल कह रहे हैं आपका सीडीपी टीचिंग लेने के बाद मुझे पूरा सीडीपी आता है मैडम, थैंक यू, गॉड गिफ्टेड मेरे लिए, धन्यवाद जी। बताइए फटाफट से। लास्ट मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं, कोई कह रहा प्रियंका। प्रियंका सारे क्वेश्चंस नहीं देख पाती हूँ कई बार, बहुत सारे लोग हैं आप लोग ऑनलाइन की, ये एक समस्या है, सबके सवाल का जवाब सेम समय पे नहीं दिया जा सकता। देखिएगा, जवाब दीजिएगा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। सारी क्लासेस की पेंडिंग पीडीएफ मंडे तक। देखिए, अगर हम बात करते हैं असर्शन की, तो एक ये नया तरीका है पूछने का कि एक कथन दे देते हैं, फिर उसके नीचे एक तर्क देते हैं, पूछते हैं कथन सही है या तर्क सही है, या दोनों सही है या कोई एक गलत है, ठीक। तो असर्शन क्या है, कथन क्या है, अ मेजर क्रिटिसिज्म, यानी एक बहुत बड़ी आलोचना किसकी, जीन पियाजे की थियरी की, इज द कंसिडरेशन दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव बीइंग्स, यानी जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, यानी बच्चे क्या हैं, एक्टिव बीइंग्स हैं, यानी वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, यानी कि क्या हैं, सक्रिय निर्माता हैं ज्ञान के। तो ये इनका क्रिटिसिज्म है, या फिर ये तो इनकी तारीफ है। क्रिटिसिज्म होता है कि आलोचना की गई है इस बात पे इनकी, या ये गलत माना गया है, या कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो इनका बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी थॉट है जिसको सब मानते हैं आज की डेट में। इसका, इनकी थियरी का क्रिटिसिज्म एक ही हो सकता है, या और एक दो हो सकते हैं, कि कुछ बच्चे अपनी एज से पहले, जैसे किसी बच्चे में रिवर्सिबिलिटी थोड़ा पहले आ सकती है, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, प्री ऑपरेशनल में उसमें ही आएगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। आजकल बच्चे आप देख रहे हैं बहुत कम उम्र से बहुत सारी चीजें करने लगते हैं, तो अगर सही टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सही माहौल मिले, तो ऐसा हो सकता है कि किसी में कोई चीज जल्दी आ जाए, या फिर किसी के घर में मान लीजिए कोई काम ऐसा होता है, कोई बिजनेस है उस तरह का, या किसी के पिताजी जो है कारपेंटर हैं, तो हो सकता है उसकी जो मेजरमेंट की समझ है वो बाकी बच्चों से जल्दी आ जाए, तो पियाजे तो कहेंगे उस एज में आएगी, उसकी उससे पहले आ जाएगी। तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पहले डेवलप हो जाएं एज से, माहौल की वजह से, जिसको पियाजे नहीं मानते हैं। तो ये एक बात हुई। दूसरा, ये इनकी जो थियरी है वो डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देती है अगर देखा जाए, है ना। तो ये क्रिटिसिज्म हो तो समझ आता है, एक्टिव बीइंग होना कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये तो सही बात है, ये क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया।
इसका रीजन क्या दिया है? चिल्ड्रन लर्न थ्रू पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी बच्चे निष्क्रिय होकर के बस सूचनाओं को अपने अंदर भर के सीखते हैं। तो पैसिव नहीं हो सकता बच्चा कभी भी, प्याजे हो वाइगॉस्की हो, बच्चे को निष्क्रिय नहीं करेंगे। ये तो बच्चे को एक्सपेरिमेंटेटर बना रहे हैं, लिटिल साइंटिस्ट कह रहे हैं प्याजे तो ये निष्क्रिय नहीं कहेंगे। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं भाई, कि बच्चा हम कह रहे हैं कि सक्रिय होता है, ये कह रहे हैं निष्क्रिय ग्रहण करता होता है, तो ये तो एकदम खराब बात होगी। बच्चे को एक्टिव होना जरूरी है। दोनों ही बातें एकदम फॉल्स हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, इस बार ही आया हुआ क्वेश्चन 2023 में ही। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ दीज फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास में। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? हमारी समझ, हमारी बुद्धि का विकास, मेंटल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी इसको कह देते हैं। थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं वो नहीं, इनकी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है नहीं, वो आपके मैंने आपको बता दिया है वर्बली ही। बताइए, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बताया था फर्स्ट डे ही, क्लास मिस करते हो उसका मतलब आप कि ये स्टेजेस में तोड़ देते हैं डेवलपमेंट को, इस स्टेज में इतना, फिर इस स्टेज में इतना, तो ये डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस, जो भी स्टेज की बात करेगा वो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस कहेगा, वाइगॉस्की कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई एज का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। ठीक, तो पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपको पता है MESE, ये 4 कारक थे ना फैक्टर्स पियाजे की थियोरी में। रीइंफोर्समेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, लैंग्वेज उसमें थी ही नहीं, है ना। MESE में लैंग्वेज नहीं है, कंडीशनिंग नहीं है, ऐसा नहीं लैंग्वेज को इन्होंने महत्व नहीं दिया या खत्म कह दिया, बट इन 4 फैक्टर्स में सबसे महत्वपूर्ण नहीं है वो। ईगोसेंट्रिक थॉट की बात की है, बट महत्वपूर्ण जो है वो 4 फैक्टर्स में से गतिविधि है, जिसको एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। इसके अलावा मैचुरेशन, जिसको जेनेटिक्स या हेरिडिटी कह सकते हैं, M फॉर, E फॉर एक्सपीरियंस बता दिया आपको, इसको एक्टिविटी कह देंगे। सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, और E फॉर इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलन, जिसके अंदर अडेप्टेशन की प्रोसेस थी, जिसके अंदर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन थे, और ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनसे ये पूरी थियोरी शुरू होती है, बाद में 4 स्टेजेस आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, यानी सही से सही मिलान करना है, सही जोड़े का मिलान करना है, सही युग्म का मिलान करना है। क्या है सही युग्म, ये आपको देखना है। सेंसरी मोटर में एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स, यानी कि तर्क आ जाता है मूर्त समस्याओं के प्रति। आप बताएंगे इसको तो जवाब देकर के फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये थियरी आपकी आज कंप्लीट हो जाएगी। अभी बैच ही नहीं आया है पुष्पेंद्र, अभी D2+ भी बैच आएगा दोबारा, अभी एडमिशंस क्लोज्ड हैं ऑलरेडी। नहीं यार, क्वेश्चन कोई कह रहा है नहीं देख पा रही हूँ मैं, आपका क्या क्वेश्चन है? 3rd नंबर का बताइए आंसर। देखिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज, रिवर्सिबिलिटी एंड डिसेंट्रेशन दोनों आ जाते हैं, जबकि इनमें से कोई भी नहीं आता। इरिवर्सिबिलिटी होती है प्री ऑपरेशनल में, और सेंट्रेशन होता है। डिसेंटर तो कर ही नहीं पाएगा, डिसेंटर कर पाएगा तो कंजर्वेशन आ जाएगा, तो ये भी गलत। यहाँ लॉजिक आ जाएगा, वो भी सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष में, ये तो 7 से 11 में आता है कॉन्क्रीट चीजों के बारे में लॉजिक, गलत हो गया। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड एनिमिस्टिक थिंकिंग, ये तो भैया प्री ऑपरेशनल में हो जाते हैं। इवन ऑब्जेक्ट परमानेंस तो और पहले भी अचीव हो जाता है, लेकिन चलो उस स्टेज में भी रहता है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन सही बचा है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको 11 से 15 वर्ष कह रहे हैं, हाईएस्ट जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यहाँ तक हो चुका होगा। अमूर्त सोच या अमूर्त चिंतन या लॉजिक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में भी वो तर्क कर पाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि सी, क्योंकि ये प्री ऑपरेशनल में होना चाहिए था। ऑब्जेक्ट परमानेंस और इवन सेंसरी मोटर में आ जाती है, लेकिन एनिमिस्टिक थिंकिंग प्री ऑपरेशनल में आ जाती है, तो ये दोनों मिलाकर के साथ दिए होते तो प्री ऑपरेशनल में फिर भी चल जाता। कॉन्क्रीट में तो मतलब ही नहीं है दोनों का। एनिमिस्टिक थिंकिंग वो होती है निर्जीव चीज को सजीव समझना, चींटी मर गई वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स, यानी किस चीज की क्षमता, कि सिंबल्स को बना पाना और उनको यूज कर पाना, इज अ मेजर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ डैश स्टेज, यानी क्या पूछा है, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है। बताइए भाई, फटाफट से बताइए। ये देखो, कुछ लोगों को मजे करने होते हैं, शर्ट कहाँ से ली अच्छी लग रही है, कोई कह रहा वॉच कौन सी। इतना सिंपल रहने के बावजूद भी आप लोग चीजें पकड़ लेते हैं कुछ ना कुछ है।
साइकोलॉजी से एमए किया है, मुझे मैथ में प्रॉब्लम होती है, बड़ा क्वेश्चन नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं दिव्यांग, वो आप एक काम कीजिए, मतलब जब हम इतनी मेहनत कर लेते हैं जीवन में किसी भी एक क्षेत्र में, जब आपने मास्टर्स कर लिया है तो आप थोड़ा सा जीरो से शुरू कर लीजिए गणित में, थोड़ी मेहनत कीजिए, डेली डेली क्लास अटेंड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बेसिक समझिए, कोई आसपास होगा जिसको थोड़ा आता होगा, क्लास देख रहे हैं उसके साथ साथ हेल्प लीजिए, किसी स्टेप पे अटक रहे हैं, थोड़ा समय ज्यादा दीजिए उस चीज को, तो वो ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है अगर किसी और बैकग्राउंड से तो गणित नहीं सीख सकता, ये सब हमारे दिमाग में बनाई हुई चीजें, और इतना कोई दुनिया का मुश्किल गणित नहीं आ जाता है, तो बेसिक्स ही सीखने हैं हमें। बी ऑप्शन, पेपर के अनुसार जितना जरूरी है उतना पढ़ लो, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के, वही 8-10 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, कोई कह रहा है वॉच कितने का, पढ़ लो यार, जवाब दे दो, वॉच के पीछे पड़े हो। देखो देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज यानी जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, ये हमें पता होना चाहिए। SPCF यही बताया हुआ है ना आपको, इसी कई बार तो ये बस आपको सीक्वेंस में लगाने को आ जाएंगे, ठीक है ना। SPCF, धन्यवाद राजलक्ष्मी, बहुत बढ़िया, मेहनत कीजिए, बन जाएंगे। 30 में 27 आ जाएंगे, डोंट वरी। बी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है, यही इसी के अंदर आपको बताया भी था, SI वाला फंडा, सिंबॉलिक और इंट्यूटिव थॉट दोनों इसी में आते हैं। सिंबॉलिक 2 से 4, इंट्यूटिव थॉट की जो स्टेज है वो 4 से 7 वर्ष, यानी सिंबल्स के माध्यम से हैरी पॉटर की झाड़ू को लेकर के ऐसे उड़ना जैसे हैरी पॉटर हो, शक्तिमान, शक्तिमान करके दिखाना सिंबॉलिक है। ए फॉर एप्पल सीखना सिंबॉलिक है, रेड लाइट पे रुकना है, और ये सारी चीजें सिंबॉलिक थॉट है, ठीक है ना। सिंबॉलिक थॉट है, प्रतीकों के निर्माण पे फोकस है ना। प्रतीक क्या हो सकता है, ये भी एक प्रतीक हो सकता है, बच्चा दूसरे को कह रहा है वेरी गुड, तो ये प्रतीक हो गया, वो इनका इस्तेमाल करना सीख जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। डॉक्टर खेलना भी इसका उदाहरण हो सकता है ना, कि आप सिंबॉलिक, हालांकि प्ले के उदाहरण में आता है, लेकिन ये भी सिंबॉलिक है कुछ हद तक। इसको बताएंगे कि प्ले, टाइप्स ऑफ प्ले कभी पढ़ेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। ये हैरी पॉटर की झाड़ू देख लीजिए, तो ये सिंबॉलिक ही है एक तरह से। पिताजी को माताजी को घोड़ा बना करके बैठना उनकी पीठ पे और ऐसे रिएक्ट करना, हालांकि इसको प्रिटेंड प्ले भी कहते हैं, आएंगे उस पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंट्यूटिव थॉट होता है उसने कुछ ना कुछ बातें आसपास से सुनी है, एनवायरमेंट से, उसको पता है, लेकिन वो ये भूल गया कहां से सुनी थी, तो उसको सहजात्मक अंदर से आता है इंट्यूशन कि ये मुझे पता है, ये पता है, ये पता है, बहुत सारी चीजें गलत भी बताएगा लेकिन उसको पता है बहुत कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन पियाजेस थियरी व्हाट प्रोसेस डिस्क्राइब्स एन इन्फेंट्स एक्शन। किसके एक्शन, इन्फेंट। इन्फेंट कौन होता है, दूध पीता बच्चा, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था के अंदर होगा। when she changes the way she holds her hands as she reaches for round objects as opposed to square ones, यानी कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह, गोलाकार वस्तु समझ रहे हैं कि किसी राउंड शेप की चीज को उठाना है तो वो अपने हाथ को ऐसे करेगी, वहीं अगर स्क्वायर शेप की चीज को उठाना है तो हाथ की पोजीशन बदल जाएगी, ठीक है ना, करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदल रही है, चेंज कर रही है, प्रीवियस में चेंज, मॉडिफिकेशन आ रहा है। मॉडिफिकेशन मतलब एकोमोडेट कर रही है, ठीक है। स्कीमा में तो होगा ये सब चीजें, अपडेशन, इंटरसब्जेक्टिविटी, ये सब किसी काम का है नहीं हमारे, तो ये एकोमोडेशन है। आप सी क्यों बता रहे हैं, सी की तो हमने बात तक नहीं की। तो जब हम पुराने स्कीमा में पहले उसको गोल ऑब्जेक्ट पकड़ना आता था, अब वो क्या सीख रही है, स्क्वायर या ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना सीख रही है। दैट मीन्स पुराने स्कीमा में एकोमोडेट कर रही है, अडेप्ट कर रही है, चेंज ला रही है, मॉडिफिकेशन कर रही है। इंटरसब्जेक्टिविटी इस थियरी से संबंधित भी नहीं है। एसिमुलेट कब होता, एसिमुलेट तो उसने किया हुआ था ना, राउंड ऑब्जेक्ट को पकड़ना, गोल ऑब्जेक्ट को पकड़ना उसके दिमाग में एसिमुलेटेड था, अब चेंज कर रही है, उसमें एकोमोडेट कर रही है। ओल्ड बैच में बाद में एडमिशन नहीं मिल सकता, जो एडमिशन जिसमें क्लोज हो जाते हैं उसमें मिल नहीं सकता, कोई पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 वो कोई भी नहीं करवा पाएगा उसमें। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, सीरिएशन एंड कैटेगराइजेशन। याद कीजिए CCS बताया था, कंजर्वेशन, सीरिएशन एंड कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन, दोनों में से कुछ भी लिख सकता है।
अगर हम बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं इस चीज की, तो ये क्या हो सकता है, ऐसे वर्क कर सकती हैं चीजें। ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, आप अपने घर में चाबी इस जगह पे इस बॉक्स में रखते हैं, कीज कॉइन्स इस बॉक्स में रखते हैं, नोट्स इस बॉक्स में रखते हैं। वो देखे होंगे आपने जब आप मॉल वगैरह में या किसी शॉप पे भी जाते हैं, तो वो जो एकदम आम भाषा में, देसी भाषा में जिसको गल्ला बोलते हैं, तो बेसिकली जो उनके पास वो ड्रॉर होता है जिसमें वो पैसे रखते हैं, उसमें ऑर्गेनाइज रखते हैं वो, कि 1 के कॉइन है तो एक के सिक्के एक बॉक्स में है, या फिर सिक्के हैं तो एक बॉक्स में है, नोट हैं तो एक तरफ है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऐसे हम अपने ब्रेन में भी ऑर्गेनाइज करते हैं चीजें, है ना। कैसे कि हमें पता है सीटेट में ये वाला सब्जेक्ट है तो ये सीडीपी के अंदर आएगा, ये हिंदी के अंदर आएगा, ये इंग्लिश के अंदर आएगा, ये कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन कहते हैं जिसको। तो ये तीनों चीजें आप बिल्कुल सही जवाब दे पा रहे हैं, और कई लोग तो एकदम खतरनाक जवाब दे रहे हैं। प्री ऑपरेशनल कैसे हो जाएगा, सीसीएस सी से ही रिलेटेड बताया था आपको, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से 7 से 11 में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेंसरी मोटर में तो इतना होश होता ही नहीं है, और यहां तक ये चीज अच्छी हो चुकी होती है। तो मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, जहां लॉजिक आता है सबसे पहली बार कॉन्क्रीट चीजों को लेकर के। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आया था 13 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, रीमा हैज जस्ट स्टार्टेड टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस इन अ लॉजिकल एंड बेटर ऑर्गेनाइज्ड मैनर यानी क्लासिफाइड मैनर और या फिर कैटेगराइज्ड मैनर, कैटेगरी में डालना, क्लासिफिकेशन सीख गए, वर्गीकरण सीख गए बच्ची। वाइल स्पेसिफाइंग द लॉजिक बिहाइंड हर रिस्पॉन्स एज पर जीन पियाजे's theory of cognitive development she has entered dash stage। यानी रीमा ने अभी हाल ही में लिखा है, हाल ही में यानी रिसेंटली सीखा है क्या, तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करना। यानी तर्क आया है अभी अभी। तर्क कहां आता है सबसे पहले, और वो भी लॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशन कहां आता है, क्लासिफिकेशन कहां आता है, सी फॉर सीसीएस यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 में एंटर किया है बच्ची ने। इस बात से ये पता चलता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन, ये तीनों चीजें आ जाती हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर थियरीज गिवन बाय जीन पियाजे एंड लॉरेंस कोहलबर्ग। अब लॉरेंस कोहलबर्ग और जीन पियाजे के बारे में कौन सी बात सही है, अभी लॉरेंस कोहलबर्ग को हमने नहीं पढ़ा है, आपके बैच में पढ़ लेंगे, बट आपको जीन पियाजे के बारे में तो सोचने की कोशिश आप करेंगे कि कौन सा सही हो सकता है। तो जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है, ये जरूर पढ़ लेना। सही है पूछा है या गलत है पूछा है या नहीं है पूछा है, सही नहीं है पूछा है, ये इस बात पे ध्यान देना है, नहीं तो क्वेश्चन जो है वो कहीं के कहीं चला जाएगा और हम गलत जवाब में फंस जाएंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस सिंपल है। यदि बच्चे के सामने कोई चीज आप रख रहे हैं, आपने इसको दिखाया, वो खेल रहा है, उसको दिख रही है, फिर आपने बेडशीट से ढक दिया इस खिलौने को उसके ऐसे, और अब क्या होगा, उसको लगेगा ये नहीं है बहुत ज्यादा, इसके लिए रोएगा नहीं। लेकिन अगर बच्चा इसके लिए रोता है, इस तक पहुंचने की कोशिश करता है, वो चादर हटाता है, तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है। अगर आपने उसकी आंखों के सामने से हटा दिया और वो भूल गया, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आया है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी भी कब होती है, जन्म से 2 वर्ष के अंदर, और प्राप्ति भी इसी अवस्था में हो जाती है। ठीक है, कुछ केसेस में प्री ऑपरेशनल तक ये चीज चलती है। बताइए, जवाब दीजिए फटाफट से। सी ऑप्शन आप में से कई लोग कह रहे हैं। न्यू बैच कब तक आएगा D+? भैया जल्दी ही प्लान कर रहे हैं, बताते हैं, आप लोगों की जैसी डिमांड रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पियाजे के बारे में भी, लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 6 स्टेजेस दी हैं, मतलब दोनों ने स्टेजेस दी हैं, ये एक कॉमन बात है। बोथ हैव गिवन थियरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमंग अडल्ट्स। नहीं, कोहलबर्ग ने तो मॉरल डेवलपमेंट दिया, नैतिक विकास। बोथ थियरीज हैव 8 पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल भी नहीं। 8 तो दोनों में से किसी ने भी नहीं दिया। बोथ थियरीज आर लिमिटेड टू द मिडल चाइल्डहुड पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो दोनों थियरीज हैं वो लिमिटेड हैं सिर्फ मिडल चाइल्डहुड तक। नहीं, पियाजे भी अडोलसेंस तक की बात कर रहे हैं, जो कोहलबर्ग हैं वो भी। तो बोथ द थियरीज आर स्टेज थियरीज, इतनी बात पक्की है, दोनों ने स्टेजेस दी हैं, दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। मॉरल डेवलपमेंट है दोनों की, लेकिन वो ऑप्शन में तो कहीं नहीं दिया। इन्होंने कहा है कि थियरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी नहीं है दोनों की, मॉरल डेवलपमेंट की है। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये बात यहां सही नहीं हो पाई क्योंकि कॉग्निटिव लिख दिया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तो सिर्फ पियाजे ने दी है थियरी, कोहलबर्ग ने थोड़ी दी है।
तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि दोनों थियरिस्ट क्या हैं, स्टेज थियरिस्ट हैं। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, 10 जनवरी को पेपर 2 में आया था इस बार, और ये सभी के लिए कारगर है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से स्टैंडर्ड क्वेश्चन बने हैं ये, चाहे आप डीट प्लस बी की तैयारी करने जा रहे हो, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की कर रहे हो। ठीक है जी, बताइए, जवाब दीजिए। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं यहाँ अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हेन अ चाइल्ड इज शोन अ टॉय, यानी एक खिलौना जब बच्चे को दिखाया जाता है, इससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा जिनको कंफ्यूजन थी। जब एक बच्चे को एक टॉय दिखाया जाता है एंड देन इट इज हिडन, और फिर इसको छिपा लिया जाता है, इंस्टेड ऑफ फॉरगेटिंग अबाउट इट, यानी भूल जाने की बजाय, वो भूलता नहीं है इस खिलौने के बारे में, द चाइल्ड ट्राइज टू फाइंड दैट टॉय, अब उस खिलौने को ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ना कप को, तो मान लीजिए मग है छोटा सा, ये खिलौना दिखाया गया और क्या किया गया, छिपा लिया गया, कहीं रख दिया। अब बच्चा भूलता नहीं है कि रख दिया तो भूल गया, चलो किसी और चीज में लग गया, ऐसा भी होता है ना शुरुआत में तो बच्चे के जीवन के, लेकिन बाद में क्या, वो ढूंढेगा उसको। अब ढूंढेगा का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया है, कहां, दिमाग में, यानी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं हुआ है, यानी जो चीज नजर से दूर है फिर भी दिमाग में है, एग्जिस्ट करती है स्टिल, अगर सामने नहीं है तब भी। तो एट डैश स्टेज दिस कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड इन द चाइल्ड एंड इट इज कॉल्ड, तो किस स्टेज में होता है ये, आ जाता है ये सेंसरी मोटर के अंत तक जाते जाते, और इसके शुरुआत में लैक करता है इसी बात में, और इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, ओपी कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये है आपका सेंसरी मोटर, दिख रहा है कहीं, यस, ऑब्जेक्ट परमानेंस ये कहलाता है। ये प्री ऑपरेशनल में आता है ऐसा कहना गलत होगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस तो कहते हैं, ईगोसेंट्रिज्म तो है नहीं, रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशन भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा संवेदी चालक अवस्था की ये विशेषता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। कभी भी प्री ऑपरेशन लगाना पड़े तो मजबूरी में लगाते हैं हम, जब इस तरह का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्री ऑपरेशन में भी अचानक से चला नहीं जाएगा ये कैरेक्टरिस्टिक। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टू फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू डैश व्हाइल लेव वाइगॉस्की एम्फसाइज्ड डैश, बताइए। अभी हालांकि हम वाइगॉस्की को पढ़ने वाले हैं कल, उनकी थ्योरी को, ठीक है ना, तो पियाजे ने किस चीज को महत्व दिया और वाइगॉस्की ने किस चीज को महत्व दिया, ये देखना है। रिवॉर्ड पनिशमेंट की दोनों में से कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि दोनों रचनावादी हैं, है ना, तो ये दोनों तो ऑप्शन में ही हट जाते हैं। शुरू के दो ही ऑप्शंस में से एक सही उत्तर होगा, पहचानिए और बताइए। हाँ, प्री ऑपरेशनल में होगा, ऐसा नहीं है, वस्तु स्थायी नहीं रहती है प्री ऑपरेशनल में, लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो। तो जब मजबूरी हो, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है सेंसरी मोटर का और प्री ऑपरेशनल ही बचा है, तब तो हम ऑब्जेक्ट परमानेंस को वहां लेके जाएं या गोल डायरेक्शन को वहां लेके जाएं, क्योंकि ये चीजें बाद में खत्म थोड़ी हो जाएंगी उस स्टेज के बाद। ठीक है, तो ये एक बात है। बेसिकली इस सब्जेक्ट को एमसीक्यू की फॉर्म में बनाना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं, मैथ्स नहीं है ये ऑप्शन कह रहे हैं। एक्टिविटी, जीन पियाजे एक्टिविटी को इंपॉर्टेंस देते हैं और वाइगॉस्की लैंग्वेज को, बात तो सही है। देखिए दोनों को भी देते हैं अगर देखा जाए, बट वाइगॉस्की लैंग्वेज को ज्यादा महत्व देते हैं पियाजे के मुकाबले, और एक्टिविटी को इंपॉर्टेंस वाइगॉस्की भी दे रहे हैं, लेकिन पियाजे सोनली एक्टिव बिल्डर्स कह रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा ज्यादा महत्व कौन दे रहा है। तो पियाजे एक्टिविटी को ज्यादा महत्व देते हैं और वाइगॉस्की लैंग्वेज को एक टूल के रूप में देखते हैं, एक यंत्र के रूप में देखते हैं, और इसलिए इन्होंने लैंग्वेज के 3 प्रकार भी बताए हैं जो हम इनकी कल की थियोरी में करने वाले हैं। तो ये एक बेसिक बात हो गई। आउट ऑफ 10 कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बता देंगे। तो ये उल्टा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पियाजे से ज्यादा महत्व वाइगॉस्की ने दिया है लैंग्वेज को, पियाजे ने उतनी ज्यादा बातें नहीं की हैं। तो आप अब थोड़ा सा बताएंगे कि आपने आउट ऑफ 10 कितना अचीव किया। कहीं और किसी भी कॉन्सेप्ट में पियाजे के इतने सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, इतनी बड़ी थियोरी है, कई दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने एक दिन में ही आपके दिमाग में सब कुछ भर नहीं दिया है, क्योंकि लर्निंग क्या है, ग्रेजुअल है। क्या है लर्निंग, ग्रेजुअल है, धीमे धीमे होती है। आप स्विमिंग सीखने जाते हैं एकदम ही 9 फीट के पानी में, 7 फीट के पानी में, 6 फीट में नहीं कूद जाते सीधा, है ना, 6 फीट पानी में जंप डायरेक्ट नहीं लगाते। क्या करते हैं, पहले कम कम जहां गहराई होती है वहां से शुरू करते हैं, फिर एक स्टेप सीखते हैं, फिर अगले दिन दूसरा सीखते हैं, फिर ऐसे सीखते सीखते आप
पक्के बन जाते हैं मास्टर। तो यहाँ पे वही चीज काम करती है कि रेगुलर क्लास नहीं तो क्या जरूरत है लगाने की, है कि धीरे धीरे हर दिन आप इसमें एड ऑन करें, डीप में जाएं, पुरानी चीज को कंसोलिडेट करें, प्रोसेस करें अपने दिमाग में कि आज क्या पढ़ा उसको रिवाइज करें, फिर अगले दिन उसमें एड ऑन करें। कोई डाउट हो तो लेके आए, फिर मैं अगले दिन रिवाइज भी करा रही हूँ। आप देख रहे हैं हर दिन मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, क्योंकि कोई ना कोई 2-4 लोग कंफ्यूज होकर आ जाते हैं। एक भी कॉमेंट आ रहा है तो मैं बता रही हूँ उस चीज को। 9 आउट ऑफ 10 विद्यांशी कह रहे हैं। 3 ही आए हैं सबिता के। 8, 9 बरखा, रश्मि, होडा 8 आए हैं, चांदनी 9, 10 आउट ऑफ 10 गुरजीत, पूरे सही हैं। दीक्षा कह रही हैं, दीक्षा आप तो वेटरन हो गई हैं इस बैच की। राधिका 8, स्वीटी 9, अभिषेक 9, कविता 9 नंबर का क्या था बताती हूँ अभी। चंदा 9, 8 आउट ऑफ 10 एमडी के। जहिनूर के 9 आउट ऑफ 10, पूजा 8, ऋतु 9, खुशबू 7, अंशिका 10 आउट ऑफ 10, वाओ। चांदनी 8, उजमा 8 आउट ऑफ 10, अमृता 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 मोनिका। चलिए फिर बहुत बड़े विद्यांशी 9 आउट ऑफ 10, अलग नाम है आपका। किसी को 9th में कंफ्यूजन थी ना, अभिषेक 7 आउट ऑफ 10 या 8। देखिए एक बार 9th का आंसर क्या होगा। 9th का आंसर सिंपल है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जब बच्चों को टॉय दिखाया जा रहा है और छिपा लिया जाता है, बच्चा भूलता नहीं है। दैट मीन सेंसरी मोटर में ही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव हो गई है। तो ये सेंसरी मोटर का ही कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अंत तक ही आ जाता है और इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। अगर ये नहीं होता बाय चांस और सेम ऑप्शन प्री ऑपरेशनल का होता तो हम चले जाते इसके साथ, या फिर नन ऑफ दीज का होना चाहिए था ऑप्शन, क्योंकि प्री ऑपरेशनल में ऑब्जेक्ट परमानेंस गायब नहीं हो जाएगा, वो तब भी है, वो तब भी है। ठीक है जी। पीडीएफ नॉर्मल वाला भी मिलेगा, ब्लैक बोर्ड वाला भी उसमें ऐड हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये पीडीएफ आपको कल ही मिल जाएगा, बाकी के पेंडिंग जो है वो संडे या मंडे तक मिल जाएंगे। इस बार तो पक्का होपफुली मैं दे ही दूंगी। ठीक है, वो आपके बाइलिंगुअल होने के चक्कर में ही रुके हुए थे, अब सब हो पा रहे हैं ना। पीएनजी डलवा देंगे, पीएनजी इसी में ऐड कर दूंगी, अब मैं अलग से डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पीडीएफ में। 10 आउट ऑफ 10 पढ़ रखी है आपकी सारी क्लासेस यूट्यूब प्लेलिस्ट से। अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया। तो जो नई नई चीजें कुछ कुछ ऐड होती रहती हैं हर बार, वो भी रिवीजन के तौर पर उसको जरूर देखिए, दिमाग में टिकने में टाइम लगता है ना। हेलीकॉप्टर और बर्ड वाला एग्जाम्पल बता दो, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन दोनों में फिट हो जाता है देविका, वो मैं 1 मिनट लेकर के आपको बता देती हूँ। देखिए समझते हैं फटाफट से। कोई कहता है मेरा नाम नहीं लेते, सोनी, ये बहुत सारे लोगों का समस्या है। पायल कह रही है सारे सही थे, चलिए बहुत बढ़िया। कमेंट कभी नहीं लेते, नीरज ले लिया। देखिए समझते हैं कहानी है क्या, पास हो ही जाऊंगा। अरे क्यों नहीं होगे भाई, बट लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस तो बताया है आपने सेंसरी में। सेंसरी मोटर स्टेज में मैंने आपको बताया था उर्वशी कि शुरुआत में अगर लैक पूछे, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस भी सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर होगा और अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस भी सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर होगा। 8 महीने से पहले पहले बिल्कुल ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है बच्चे में, उसके बाद तो आनी शुरू हो गई ना। तो शुरुआत में इसी स्टेज में अगर लैक पूछ रहा है तो इसी स्टेज का आंसर होगा सेंसरी मोटर ही, जन्म से 2 वर्ष की। अगर ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव कहां हो गई है तो भी यही आंसर है, इसी स्टेज के अंत में अचीव हो जा रहा है ना। किसी ने 9th में कुछ पूछा था तो ये तो सिंपल मैंने बता दिया आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर कल मिलते हैं, और भी कुछ पूछना है तो बता दो। सही है सारा, पूजा कह रहे हैं। कमेंट क्यों नहीं लेते, जुगनू कह रहे हैं। जुगनू आज पहली बार नाम देख रहे हो आपका। दीपक राम राम कर रहे हैं, राम राम भाई। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। वाइगॉस्की पढ़ेंगे मस्त तरीके से, ऐसे ही डिटेल में। हो सकता है 2 क्लास लग जाए वाइगॉस्की में, हो सकता है 1 में, तो मुश्किल है यार, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं और तसल्ली से समझाना होता है, ताकि जो भाई बैच कौन लेगा आज की डेट में, सब कुछ यूट्यूब पे है। मैंने कितनी बार पढ़ाई हुई है चीजें, जिसको डिटेल में समझना है, थोड़ा अपडेटेड फॉर्म में समझना है, नए क्वेश्चंस के साथ समझना है, तो थोड़ा सा स्लो तो चलेंगे, नहीं तो फ्री भी सब कुछ अवेलेबल है। अगर वैसे देखा जाए तो डीप में जाएं, अपडेटेड फॉर्म में जाएं, कंफ्यूजिंग कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, कैसे और तरीका क्या होगा अगर ये ऑप्शन ना हो, ये हो तो ये सारे डीप डिस्कशंस के लिए डेली बेस्ट है। कल मिलते हैं, फ्राइडे कल। धन्यवाद। सैटरडे संडे फिर ऑफ रहेगा। आपको मेरा मैसेज मिलता है क्या? ज्योति कह रही है, ज्योति पहली बार पढ़ रही हूँ आज आपका मैसेज।